ईपीएफ एक्ट 1952, जिसको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 बोला जाता है। दोस्तों ये जो एक्ट है ये एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत आता है और ये स्कीम्स प्रोवाइड करता है। ठीक दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल सिक्योरिटी दोस्तों सामाजिक सुरक्षा जिसको बोला जाता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो नौकरी में कार्य कर रहा है और ज़रूरत में उसको पैसे की मदद होती है, जैसे अगर वो बीमार पड़ जाता है, भवन निर्माण कराना है, या वो रिटायर हो जाता है, उसको पेंशन देना, या उसको कुछ हो जाता है तो परिवार को पेंशन देना और बीमा की राशि देना। ऐसे और भी चीज़ें, सुविधाएँ होती हैं जो सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत दी जाती है, और जिसमें से बहुत सी ज़्यादा स्कीम्स जैसे पेंशन देना, फंड की मदद देना, इंश्योरेंस देना, ये 3 चीज़ें इस ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत आती हैं, जो समय-समय पर जुड़ी इससे। ठीक है? अब इसको बैकग्राउंड देखते हैं पहले, कि बैकग्राउंड इसकी शुरू कहाँ से हुई। दोस्तों जब हम इसके पीछे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब पूरे विश्व में औद्योगिकरण का दौर चल रहा था, तब अधिक से अधिक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा था, और पूरे विश्व में कहीं न कहीं श्रमिकों को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी, जो कि व्यापक तौर पे हो। उठ रही थी, और क्योंकि जैसे आप देखते हैं मार्क्सवादी विचारधारा फैलती है ना? और जैसे लेबरों को लेकर लोग संगठित हो रहे थे रूस में, सब जगह, तो हो रही थी, बट एक यूनिफ़ॉर्म नहीं थी, है ना? एक यूनिवर्सल चीज़ें नहीं थी, ना ही वो संगठित थी और बहुत बड़े विशाल एरिया में फैली थी। लेकिन हाँ, बातें उठ रही थी, ठीक है? तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं उनका अत्याचार और शोषण हो रहा था, और उस दौर में जो भी स्कीम्स बनी भी, तो वो क्या थी, उन लोगों के दया पर निर्भर थी, कि भाई कोई कर्मचारी किसी का कार्य कर रहा है, तो वो उसकी जो दया है उसने उसकी मदद कर दी। तो जो उसका ख़ास है उसने ज़्यादा उसकी मदद कर दी, जो जो कम ख़ास है उसकी मदद ना भी करी। क्योंकि ऐसे मामलों में दोस्तों होता क्या है, कि वो उनका कोई अधिकार के तौर पे नहीं था, क्योंकि कोई कानून नहीं था। तब वो उनकी दया पर ही निर्भर थे, कि मालिक ने जो दया कर दी, वो उन्होंने उतनी रख ली। वो अगर लड़ेंगे, तो भाई वो फिर उसके लिए सामाजिक रूप से अलगाव की स्थिति भी हो जाएगी। तो इसलिए जो दया मालिक ने दिखा दी उन्होंने रख ली, कोई अधिकार नहीं था क्योंकि कोई कानून नहीं था। और उस समय में दोस्तों जो कानून बने भी, जैसे हम भारत में देखते हैं, अंग्रेज आए, तो अंग्रेज़ों ने 1850 में अप्रेंटिस एक्ट लिया है। ठीक, अप्रेंटिस एक्ट जैसे मैंने आपको बताया भी है, कि वो एक्ट था जिसमें कोई भी व्यक्ति जैसे बेरोज़गार, जैसे मान लो अनाथ है, ठीक है? या कोई वो बेरोज़गार है, तो उसको एक को शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग दे दो और रोज़गार पे आओ, ठीक है? क्योंकि भारत से उनको सस्ता श्रम चाहिए था, तो उन्होंने ऐसे ढेरों लोगों को अपने पास लाए। और ऐसे ही जब लोगों में रोष बढ़ा, क्योंकि भाई खतरनाक जगह पे लोग कार्य कर रहे थे, उनकी जान-माल का नुकसान हो रहा था। तभी 1855 में दुर्घटना अधिनियम ले आते हैं, ठीक है? उसमें ये था कि कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर हो जाता है, तभी उसके परिवार को कुछ राशि, लेकिन उस दौर में दोस्तों एक चीज़ थी, आज़ादी के पहले, कि अगर कोई भी, कहते हैं ना, अगर आपको लाभ चाहिए, तो ये सिद्ध आपको करना है कि गलती आपकी नहीं थी, एम्प्लॉयर की थी, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे केसेस में मोस्टली दोस्तों क्या होता था, कि लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, और उस समय में कोर्ट कचहरी ये सब करने के बाद में बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था, प्लस खर्चा भी होता था। तो लोगों को पास एक, कहते हैं ना, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ और भी देशों ने इन चीज़ों पे सुधार किया। जैसे हम देखते हैं कि जर्मनी ने, उस समय में बिस्मार्क ने एक अपने यहाँ वृद्धा स्कीम पेंशन लाए, ठीक, जो कि बीमा के तौर पे थी। ऐसे ही यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने 1911 में अपने यहाँ इंश्योरेंस एक्ट ले आते हैं, ठीक है? ये भी एक पेंशन और, कहते हैं ना, बीमा के लिए थी। ऐसे ही 1935 में यूएसए अपने यहाँ एक ऐसे ही सामाजिक सुरक्षा लॉ लाता है, और जिसमें कुछ ना कुछ प्रीमियम देकर आप लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही सिंगापुर अपने यहाँ 1955 में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड लाता है। तो दोस्तों यही डिमांड्स अलग-अलग क्षेत्रों में उठती रही, और उसी दौर में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग मज़दूरों के लिए इकट्ठा हुआ, जैसे बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, आईएलओ का गठन हुआ। तो ये सभी चीज़ों ने, कहते हैं ना, एक आवाज़ उठाई कि एक कॉमन लॉ होना चाहिए, और फिर इसी को ध्यान में रखते हुए भारत पर भी दबाव बना कि हाँ, कि हम एक ऐसा लॉ लाएँगे, और समय के साथ लॉ बनता रहा, और फिर ये जो एक्ट हमें मिलता है, ये कई चरणों में बना, जिसको हम लोग आगे की थ्योरी में उसको पूरा डिटेल में देखेंगे बुक से, ठीक है? तो हम देखते हैं कि 1952 में ये एक्ट बना, जिसको हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, ठीक? समय जब आगे बढ़ा, तो 1971 में इसमें पेंशन स्कीम भी ऐड हो गई, जिसको फैमिली पेंशन स्कीम बोलते हैं, ठीक? और थोड़ा-सा आगे बढ़ा, 1976 में इसमें बीमा भी जुड़ गया। तो अब दोस्तों जो 3 पावर चीज़ हो गई, कि फंड भी, पेंशन भी, इंश्योरेंस भी, तीनों चीज़ें मिलने लगी।
और फिर थोड़ा सा रूप और बदला 1905 में, तो ये फैमिली पेंशन बन के ये हो गई ईपीएस, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। ठीक है, फैमिली पेंशन में क्या था, अगर एम्प्लॉय एक्सपायर होता है तो ही मिलेगी। ईपीएस में क्या होता है, एम्प्लॉय 10 साल पूरा कर लेता है तो 50 साल या 58 होने पर उसको पेंशन मिलती है, उसके जाने पर उसके परिवार को प्लस 2 बच्चों को 25 साल तक मिलती है। ठीक, तो ये एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थ्योरी। दोस्तों अब इस पूरे ईपीएफ एक्ट का माइंड मैप से ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री, जैसे हमने हिस्ट्री माइंड मैप पे दी है कि ये जो एक्ट है हमारा 1952 में आया था। ठीक है, और जो ऑर्डिनेंस बना था इसका 1951 में बना था, और ये शुरुआत में जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, और क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग एक्ट था। ठीक है, और 2019 में ये जम्मू कश्मीर को भी कवर कर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि जो इसके की फीचर्स हैं। की फीचर्स क्या है दोस्तों, कि ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत एक यूएन नंबर मिलता है जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जो 12 अंकों का होता है। ठीक है, और ये सबका एक होता है क्योंकि आधार से जनरेट होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 स्कीम है, जिसमें एक होता है ईपीएफ जिसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप एडवांस लेते हैं चीज़ें, पैसे या उसकी मदद मिलती है। ठीक, दूसरा होता है पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। ठीक, जो कि आपको रिटायरमेंट में पेंशन मिलती है या आपके ना रहने पर आपके परिवार और बच्चों को मिलती है। ठीक है, ईडीएलआई होता है एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, ये एक बीमा होता है जो कि आपके ना रहने पर परिवार को मिलता है, मिनिमम 2.5 लाख है, मैक्सिमम 7 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ये जो ईपीएफ एक्ट है ये एडमिनिस्ट्रेड बाय सीबीटी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। समझ गए, मतलब जो ईपीएफ होता है उसको जो कुछ भी चलाता है वो सेंट्रल बोर्ड चलाता है, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी बोलते हैं। उस सीबीटी में जो मेन हेड होते हैं वो लेबर मिनिस्टर होते हैं, और फिर उसके कई अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक जो ईपीएफ के जो मेन हेड होते हैं सीपीएफसी बोलते हैं, इसको सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वो भी उसके एक्स ऑफिसियो ऑफिसर होते हैं। ठीक, इस पे दोस्तों देखते हैं मिनिमम पेंशन फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये एक मिनिमम पेंशन देता है जो कि आपको 10 साल सर्विस होने के बाद मिलती है। ठीक है, और 20 प्लस एम्प्लाई होने पर आपको ये इस पार्ट में आप आ सकते हैं। ठीक, 20 प्लस एम्प्लाई होने पर आपको कवर मिलेगा। ठीक, उसके बाद तो देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, जो भी शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 जो होता है जो हमारा इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज एक्ट है, इसमें जो शेड्यूल 1 है हमारा, उसमें जो कुछ भी इस ईपीएफ एक्ट में शेड्यूल 1 होगा उसमें जो जो इंडस्ट्री हमारी लिस्टेड होगी वो सभी पे ये एक्ट लगेगा। ठीक, ये जो एक्ट वही लगेगा जो कि शेड्यूल 1 में लिस्टेड कंपनीज होंगी। ठीक, इसी एक्ट के साथ मैं शेड्यूल 1 की लिस्ट भी दे दूंगा ताकि वो क्लियर रहे। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो भी एग्जेम्पशन है, जिस भी प्रतिष्ठान में 50 से कम लोग कार्य कर रहे हो और बिना इलेक्ट्रिसिटी के, वो एग्जेम्प्ट है, वहां पे नहीं लगेगा। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है दोस्तों नॉन एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट दियर ओन प्रोविडेंट फंड स्कीम। अगर कोई अपना ट्रस्ट बनाता है तो उसके रूल अलग है, उस ट्रस्ट के पे भी वो नहीं लगता है। ठीक, और ये कह रहा है कि 5 प्लस इम्प्लाई होने पर थिएटर में, जो अगर जो भी थिएटर होते हैं, सिनेमा होते हैं, वहाँ 5 से अधिक इम्प्लाई तो वहाँ पे लगता है। ठीक है, और जो लिमिट है इसकी काटने की वो ये है कि इम्प्लाई की बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 के अगर अंदर है तो वो इम्प्लाई इस पे कवर होगा। ठीक है, लेकिन प्रतिष्ठान कवर होने के लिए 20 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन दोस्तों क्या है, कि जो रेट है वो कहीं कहीं 10% है और कहीं कहीं 12% है, मोस्टली 12% होता है। जो स्मॉलर एस्टेब्लिशमेंट होते हैं जो लिस्टेड है उसकी लिस्ट है अलग, वहाँ 10% लगता है। ठीक है, बाकी वो एम्प्लाई का 12% है, एम्प्लायर का भी 12% है। ठीक है, और हायर पे कंट्रीब्यूशन वॉलेंट्री के तौर पे ये लोग कटा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स। तो दोस्तों जो बेनिफिट्स हैं इसके वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कि इसमें एक यूनिवर्सल, कहते हैं ना, एक यूएन मिल जाता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ताकि वो इजीली अब ट्रांसफर हो जाए। ठीक, इसके बाद जो इसका इंटरेस्ट रेट देते हैं वो 8 प्लस लगभग रहता है, जो हायर ही देते हैं ताकि अधिक से अधिक बेनिफिट लोगों को मिल सके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, मंथली बेनिफिट्स मिलता है, जैसे डिसेबिलिटी में होने पर, ठीक है, आपको पैसा मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगी, विडो होने पर विधवा पेंशन मिल जाएगी, बच्चों को पेंशन मिल जाएगी, ये रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ये इसका जो पैसा होता है वो टैक्स फ्री भी हो जाता है, सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट का। ठीक, ओके, और रिटायर होने पर आपको एक कॉर्पस मिलता है और पेंशन मिलती है। ठीक है, विड्रॉल में आपको इमरजेंसी बेनिफिट में हेल्थ में, मान लो आप बीमार हैं, घर का निर्माण कराना है, कंस्ट्रक्शन है, तो इस पे आपको एक बेनिफिट आप ले सकते हैं पैसे के तौर पे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके रिसेंट अपडेट्स हुए हैं और जो स्कीम्स है वो कुछ लेटेस्ट आई थी, वो स्कीम्स दोस्तों ये हैं
कि जो सबसे पहले अभी वर्तमान में सोशल सिक्योरिटी एक्ट कोड आया है, उस सोशल सिक्योरिटी कोड में दोस्तों क्या है कि जो इसकी एप्लीकेबिलिटी या इसकी पहुँच है उसको और बढ़ाया जा रहा है, ताकि अभी क्या है ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में इतना नहीं है। जैसे कि गिग वर्कर और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर हैं, जो फ्रीलांस काम करते हैं, ज़ोमैटो, स्विगी, इन सबको भी दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और डिजिटल जो प्रोसेस है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो ईडीएलआई इंश्योरेंस का बेनिफिट है उसको 7 लाख रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह दोस्तों कोविड के समय में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आई, ठीक है? ऐसे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आई। ये जो योजनाएँ होती है इसमें पै सरकार अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन की मदद देती है, ठीक है? इसी तरह हम दोस्तों देखते हैं ये जो पूरा एक्ट है एक माइंड मैप के तौर पे आपको समझ में आ गया। आगे हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जितनी बार भी पढ़ते जाएँगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। अब हम लोग आगे दूसरा माइंड मैप देखते हैं, ठीक है? दोस्तों अब हम इसके पूरे मेन प्रोविज़न्स देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जो एक्ट है, एक्ट के अंदर अब सेक्शंस होंगे, ठीक है? हमने इस एक्ट में देखा था कि 3 स्कीम्स हैं, जिसमें एक प्रोविडेंट फंड स्कीम, दूसरी इंश्योरेंस स्कीम, तीसरी पेंशन स्कीम। लेकिन जो एक्ट है, उस एक्ट में सेक्शंस हैं, ठीक है? स्कीम्स में सारे पैरा होते हैं, बट इस एक्ट में पूरे सेक्शंस हैं, जिसमें लगभग 22 सेक्शंस होते हैं। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 2A, ठीक है? सेक्शन 2A का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट टू इंक्लूड ऑल डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस, मतलब ईपीएफ इस एक्ट के सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि अगर कोई संस्था कवर है, तो फिर उसके सारे डिपार्टमेंट और ब्रांचेस भी कवर होंगे। ऐसा नहीं होगा पर्टिकुलर इस जगह पे ये एक्ट लगा है, तो पर्टिकुलर ये कंपनी कवर है, नहीं। फिर अगर एक वो कवर हो गई तो उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सब कवर होंगी, ठीक? दूसरा दोस्तों मेन पे आ जाते हैं कि जो सेक्शन 5 है इसका, ठीक है? सेक्शन 5 जिसमें ईपीएफ एक्ट भी सेक्शन 5 में है, प्लस इसमें 5A में सेंट्रल बोर्ड की बात करी गई है, 5B में स्टेट बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड मतलब वही जिसको हमने बताया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो डिसाइड करता है क्या क्या योजनाएँ होंगी और क्या प्लान होंगे, वो सब पूरा मेन अथॉरिटी वही है सबसे बड़ी, ठीक? उसके बाद वो जो भी डिसीजन लेती है उसपे जो कार्य करते हैं वो एग्जीक्यूटिव कमिटी करती है, जिसको 5AA के अंतर्गत वो आता है, ठीक? ऐसे दोस्तों जो पेंशन स्कीम हमारी वो सेक्शन 6A के तहत है, 6A एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, ठीक है? और जो 6C है वो एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्स इंश्योरेंस स्कीम है, वो 6C के तहत है, ठीक है? ये पूरे मेन सेक्शंस हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या है दोस्तों? वो है प्रोसीडिंग, एनफोर्समेंट और ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ, ठीक है? ये एक मेन सेक्शन है जिसमें ज़रूरी क्या है, सबसे पहला है सेक्शन 7A। सेक्शन 7A में लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यूज़ फ्रॉम एम्प्लॉयर। दोस्तों जो सेक्शन 7A होता है उसका मतलब होता है कोई भी मान लो किसी व्यक्ति या किसी संस्था के ऊपर कोई केस चला 7A का, या हमें उस पे केस लगाना है, मतलब कैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ पे 4 आदमी कार्य कर रहे थे बट उन्होंने पैसा कम जमा किया, या लोग कम थे उन्होंने दिखाए कम, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, बट जहाँ पे हमें ड्यूज़ निकालना है उसका, भाई उसको टोटल जमा 2 रुपए करने थे बट उसने 1 रुपए जमा किए। तो इसको लेकर एक केस चलता है और उस केस में का मतलब वो 7A के तहत होता है जिसमें हमें ड्यूज़ को निकालना है, ठीक? और उसी के तहत वो ड्यूज़ निकाले जाते हैं जिसको सेक्शन 7A बोलते हैं, ठीक? इसी में सेक्शन 7B क्या होता है? 7B क्या होता है दोस्तों? कि ये जो ऑर्डर होते हैं इनका रिव्यू होता है। ये एक हायर अथॉरिटी करती है, अगर कोई भी उस चीज़ से संतुष्ट नहीं होता तो इसका रिव्यू किया जा सकता है कि भाई अब आप नहीं सुनेंगे, आपकी एक हायर अथॉरिटी सुनेगी और वो 7B के अंदर रिव्यू होता है, ठीक? अब दोस्तों आता है सेक्शन 7C। सेक्शन 7C में क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई भी सेगमेंट मान लो किसी कंपनी की जाँच चल रही है और उसने कुछ डॉक्यूमेंट दिए बट कुछ छोड़ दिए और बाद में जो अथॉरिटी है जिसने डिसाइड किया है केस, उसको लगता है कोई चीज़ छूट गई है, तो दोबारा सेक्शन 7C के तहत में अमाउंट को डिटर्मिनेशन कर सकती है, मतलब फिक्स कर सकती है कि भाई ये सेगमेंट या ये डॉक्यूमेंट हमसे मिस हो गया था और इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ़ पे ये माना जा सकता है, ठीक? ओके। अब दोस्तों सेक्शन 7D, सेक्शन 7D क्या होता है? ये होता है अपीलीट ट्रिब्यूनल, ठीक है? तो ये कुछ इसके मेन सेक्शंस थे, ठीक है? अब दोस्तों देखते हैं हम रिकवरी, ठीक है? जिसको हम सेक्शन 8 बोलते हैं, ठीक है? 8 क्या है? ये मेन रिकवरी का है, जिसमें जो ज़रूरी सेक्शन है वो दोस्तों ये है 8A। 8A में क्या होता है? जो रिकवरी होती है एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसमें लिखा हुआ है कोई भी एम्प्लॉयर मतलब जो रोज़गार दे रहा है, ठीक है? जहाँ लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ से रिकवरी उनसे करनी है, ठीक? दूसरा 8B में क्या होता है? जो सर्टिफिकेट होता है, कितना रुपया लेना है, ये रिकवरी ऑफिसर एक सर्टिफिकेट जारी करता है, ठीक है? और मेन चीज़ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है दोस्तों 8F, इसमें लिखा है अदर मोड ऑफ रिकवरी, ठीक है? इसका मतलब होता है अगर कोई भी व्यक्ति से जिससे हमें रिकवरी लेनी है, उसका हमने बैंक अटैच कर लिया है या पैसा वो नहीं जमा कर रहा है,
तो हम इसमें अदर मोड ऑफ रिकवरी होते हैं जिसमें उसका बैंक अटैच कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं और कोई भी चल अचल संपत्ति होती है, ये सब उसका प्रोसेस होता है पूरा, ठीक। तो दोस्तों ये इसमें कुछ मेन एक्ट है। अब हम देखते हैं जो दो और बचते हैं वो ये है कि जो इसमें स्पेशल प्रोविजन है वो है डैमेज का, ठीक है। जैसे 14A ऑफेंस बाय कंपनीज, ठीक। 14B ये पावर ऑफ रिकवर ऑफ डैमेज, मतलब कोई भी जैसे मान लो पैसा आज जमा करना है आज 2 रुपए बट वो जमा नहीं हुआ है तो समय के साथ उसमें डैमेज लगता है, वो डैमेज को रिकवर करने की पावर होती है 14B के तहत, ठीक है, जिसको पावर ऑफ डैमेज बोलते हैं, ठीक है। ये भी ईपीएफ ही वसूलता है और इसकी भी अपनी एक अलग पावर होती है जैसे हमने रिकवरी वाले में देखी, ठीक है। और पावर ऑफ कोर्ट्स टू मेक ऑर्डर, ठीक है, ये 14C के अंतर्गत है, ठीक। ऐसे हम दोस्तों देखते हैं कि जो लास्ट है हमारा वो बचता है एग्जेम्पशन एंड हमारा जो उसका जो ट्रांसफर है उसको लेकर, ठीक है। 16A सेक्शन 16A जो है वो कहता है कि अथॉरिटी सर्टेन एम्प्लॉयर टू मेंटेन प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स, कोई भी संस्था, ठीक है, अगर उसको जो हमारी जो अथॉरिटी है वो अगर सेपरेट प्रोविडेंट फंड बनाना चाहती है, ठीक है, जैसे बहुत से लोग ट्रस्ट बनाते हैं वो इस सेक्शन के तहत बना सकते हैं, ठीक। ऐसे ही दोस्तों जो सेक्शन 7 है वो हमारा ट्रस्ट को मतलब बताता है जैसे एग्जेम्पशन वाला, इसमें कहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ अकाउंट सेक्शन ए 7A में मतलब 17A में और 17B मतलब लाइबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक। दोस्तों ये जो मेन मैंने आपको बताए हैं ये इसलिए है पूरे जरूरी है क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, बाकी सेक्शंस टोटल 22 हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको पूछ सकता है, हर एक्ट में सेक्शंस नहीं पढ़ने ना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कुछ कुछ इस ईपीएफ एक्ट में जो भी सेक्शंस बताए गए इसको देख लीजिएगा, पूरा माइंड मैप से मैंने बता दिया है। और अब अगर आप थ्योरी जो पढ़ेंगे जो पूरी पढ़ाई है मैंने, अब आपको मिनटों में याद हो जाएगी, है ना। तो किसी भी चीज को पढ़ने का कई तरीके होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी तीन तीन रीडिंग होती है, पहली फर्स्ट फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। पहली रीडिंग थोड़ा डिटेल में होती है, दूसरी रीडिंग थॉरली होती है और तीसरी रीडिंग भी थोड़ा डिटेल में होती है। इसी तरह हम लोग भी जब एक्ट को पढ़ेंगे कोई भी तो पहले थोड़ा कहानी को समझा, फिर माइंड मैप को समझा, फिर थ्योरी को समझा। इस तरह से आपको ना पूरा एक्ट दिमाग में बैठ जाएगा और जब आप इस तरह से पढ़ेंगे ना आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं थ्योरी वाले पार्ट को।